आजकल हमें दो टाइप के कोरोना वायरस टेस्ट का नाम खूब सुनाई दे रहा है। पहला है RT-PCR, पुराना और भरोसेमंद टेस्ट। इसके बारे में हम शुरू से ही सुन रहे हैं क्योंकि पहले यही इकलौता टिकाऊ टेस्ट था। लेकिन अप्रैल शुरू होते होते भारत में लोगों ने एक नए और तेज़ टेस्ट का नाम सुना, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। RT-PCR टेस्ट से जो नतीजे आने में घंटों लग जाते हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में वो बात मिनटों में पता चल जाती है। और इसके बारे में सबसे कमाल की बात यह है, इस टेस्ट से हमारे पास एक साथ कई घरों में लाखों टेस्ट करने की क्षमता आ गई है। भारत में कोरोना वायरस टेस्ट का जिम्मा ICMR के ऊपर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम है। ICMR ने 8 अप्रैल से लाखों एंटीबॉडी टेस्ट करने की योजना पर काम शुरू कर दिया। आप ऐसा समझिए कि अगर RT-PCR टेस्ट पुराने ज़माने की टेलीफोन बूथ है तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हमारे आपके हाथ में पहुंचने वाला मोबाइल फ़ोन है। लेकिन मामला इतना सिंपल भी नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क ज़रा गड़बड़ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये जानने के लिए हम इन दोनों टेस्ट के पीछे की साइंस समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत ही। तो सबसे पहले RT-PCR टेस्ट के बारे में जानते हैं। पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसके नाम में इतनी बायोलॉजी देखकर ही आपने भागने का प्लान बना लिया होगा, लेकिन हम तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फोटोकॉपी की बात करने वाले हैं। बायोलॉजी बस उतनी ही होगी जितनी ज़रूरत है। वायरस की बनावट में दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। पहली चीज़ है बाहर की गोल प्रोटीन लेयर, और दूसरी चीज़ है इस प्रोटीन लेयर के अंदर सुरक्षित रखा वायरस का जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को आप यूँ समझिए कि वायरस का पहचान पत्र है। वायरस दरअसल एक गेंद है जिसके अंदर एक पहचान पत्र रखा होता है। लैब में वायरस की पहचान करने के लिए यही पहचान पत्र यानी जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। बायोलॉजी की दुनिया में मेनली दो टाइप के पहचान पत्र चलते हैं। पहला जो आप लोग जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलित और फेमस है DNA, और दूसरा है कम प्रचलित और फेमस RNA। सबसे ज़्यादा आपने DNA का नाम सुना होगा। DNA बायोलॉजी की दुनिया का आधार कार्ड है, बहुतों के पास होता है आज के ज़माने में, और सारी व्यवस्था इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन अपना ये वाला कोरोना वायरस अलग स्वैग में चलता है भैया। ये आधार कार्ड नहीं रखता, ये ड्राइविंग लाइसेंस लेकर घूमता है। इसलिए इसके टेस्ट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, और टेस्ट के नाम में शुरू के 2 शब्द एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ते हैं। वायरसों को पहचानने वाले बेसिक टेस्ट का नाम है PCR, पॉलीमेराज चेन रिएक्शन टेस्ट। PCR में क्या होता है? यूँ समझिए कि PCR में वायरस के पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी होती है। पूरी प्रोसेस को फ़ोटोकॉपी वाले उदाहरण से ही समझते हैं। सबसे पहले एक फ़ोटोकॉपी मशीन, मतलब PCR मशीन में सेटिंग भरी जाती है। सेटिंग के लिए चाहिए होता है जीनोम सीक्वेंस। जैसे आधार कार्ड की एक डिजिटल फाइल को कंप्यूटर में सेव किया जाता है, वैसे ही जेनेटिक मटेरियल की डिजिटल जानकारी को भी कंप्यूटर में सेव की जाती है। इसी डिजिटल जानकारी को जीनोम सीक्वेंस कहते हैं। जीनोम सीक्वेंस जेनेटिक मटेरियल का डिजिटल वर्जन होता है। चीन में शुरुआती स्टडीज़ के बाद जनवरी में ही कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस सार्वजनिक कर दिया गया था। बाद में दूसरे देशों की कई यूनिवर्सिटीज़ और लैब्स ने भी इसे सबके सामने रखा। तो मशीन की सेटिंग ये होती है कि पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी तभी शुरू होगी जब मशीन में सेट किया गया जीनोम सीक्वेंस सैंपल के जेनेटिक मटेरियल से मैच करेगा। ध्यान रखिए। तो होता यूँ है कि आपके मुंह या नाक से सैंपल लेकर लैब भेजा जाता है। लैब में ये फ़ोटोकॉपी मशीन जीनोम सीक्वेंस की सेटिंग के साथ रखी होती है। मान लीजिए किसी को वायरस इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके सैंपल में भी वायरस मौजूद होगा, और वायरस के साथ उसका पहचान पत्र भी होगा। ये मशीन उस पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी तभी शुरू करेगी जब सैंपल में वो वायरस मौजूद होगा। लैब में यही देखा जाता है कि फ़ोटोकॉपी हो रही है या नहीं। कई घंटों के लिए फ़ोटोकॉपी मशीन को चालू छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में चेक किया जाता है। अगर पहचान पत्र की बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं, इसका मतलब सैंपल में वायरस मौजूद है। फिर जिस व्यक्ति का ये सैंपल होता है उसे कोरोना वायरस पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है।
अब भैया चलो आइसोलेशन में। लेकिन ये तो सिर्फ पीसीआर की बात हुई, ये आरटीपीसीआर क्या होता है अब इसे भी समझ लेते हैं। क्या है कि हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन थोड़ी कम एडवांस है। ये सिर्फ आधार कार्ड यानी डीएनए को ही कॉपी कर सकती है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस यानी आरएनए वाला मटेरियल डालने से कुछ नहीं होगा। और कोरोना वायरस तो आरएनए वाला वायरस है भैया। फिर क्या किया जाए, यहाँ काम आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए को डीएनए में बदलने की प्रोसेस। अपने उदाहरण से समझें तो ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड में बदलने की प्रोसेस। आमतौर पर लोग आधार कार्ड लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं। बायोलॉजी की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। आमतौर पर डीएनए को आरएनए बदला जाता है और डीएनए को आरएनए में बदलने वाली प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ हमें उल्टा करना है। हमें तो कोरोना वायरस के आरएनए को डीएनए में बदलना है ताकि डीएनए की फ़ोटोकॉपी की जा सके। इसलिए इस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब उल्टा ट्रांसक्रिप्शन। तो अब जहाँ भी आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन लिखा दिखे उसे यूं ही समझिएगा। पहले कोरोना वायरस के ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आरएनए को आधार कार्ड मतलब डीएनए में बदला जाएगा और फिर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करने की कोशिश होगी। अगर फ़ोटोकॉपी सफल हुई इसका मतलब सैंपल में कोरोना वायरस मौजूद है। तो दुआ कीजिए कि जब भी आपके ब्लड सैंपल का फ़ोटोकॉपी हो तो वो फ़ोटोकॉपी हो न। इस फ़ोटोकॉपी वाली चीज़ के सरलीकरण में एक चीज़ रह गई, वो ये कि इस प्रोसेस में पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल की फ़ोटोकॉपी नहीं की जाती, सिर्फ उसके एक यूनिक हिस्से को कॉपी किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी वायरस अपने अंदर लाखों जेनेटिक कोड रखता है। तो अब लाखों जेनेटिक कोड को कॉपी करने बैठेंगे तो घंटे नहीं फिर कई दिन महीने लग जाएंगे ना। वायरस का जेनेटिक कोड हमारे पहचान पत्र जितना छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए फ़ोटोकॉपी उसके किसी एक पार्टिकुलर हिस्से की होती है, वो हिस्सा जो उस वायरस के अलावा किसी और में मौजूद नहीं होगा। वायरस के जेनेटिक मटेरियल में ऐसे कई यूनिक हिस्से होते हैं। इसलिए हर देश की स्वास्थ्य संस्था अपनी समझ के हिसाब से एक हिस्से का चुनाव करती है। हो सकता है किसी देश में आधार कार्ड से जन्म तिथि को फ़ोटोकॉपी की जा रही हो और किसी और देश में आधार कार्ड से पता फ़ोटोकॉपी किया जा रहा हो, और कहीं पे तो सिर्फ नाम ही फ़ोटोकॉपी किया जा रहा हो। आईसीएमआर ने इंडिया की सारी लैब्स के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि किस हिस्से की फ़ोटोकॉपी करके आरटीपीसीआर टेस्ट परफॉर्म करना है। यह है आरटीपीसीआर का सारा खेल। अब बात करते हैं स्टार ऑफ द मोमेंट यानी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट इसके नाम की तरह इसकी प्रोसेस और इसमें लगने वाला टाइम भी बहुत कम है। 3-4 लाइन की प्रोसेस है और मिनटों का काम है। लेकिन वो कहावत सुनी है ना, हड़बड़ का काम शैतान का। तो ये बात इस पे भी लागू होती है। मिनटों में काम करता तो है लेकिन पुराने ज़माने वाले की तरह तेज़ और सटीक नहीं होता ये। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस टेस्ट के लिए दूसरे तरह का सैंपल लिया जाता है। आरटीपीसीआर में आपकी नाक से बलगम या मुंह से थूक लिया जाता है, लेकिन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में आपका खून यानी ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि एंटीबॉडी की मात्रा आपके खून में ही ज़्यादा होती है। लेकिन ये एंटीबॉडी क्या होती है, इसी शब्द में तो टेस्ट का पूरा राज छिपा है। तो सिंपल सी बात, रोग से लड़ने की क्षमता। देखिए, जब वायरस हमारे शरीर के अंदर हमला करता है तो हमारा शरीर चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखता, वो लड़ता है और इस लड़ाई के लिए सैनिक तैयार करता है। इन्हीं सैनिकों को बायोलॉजी में एंटीबॉडीज़ कहते हैं। हर वायरस से लड़ने के लिए हमारा शरीर एकदम अलग एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। किसी वायरस से लड़ने के लिए तलवार लिए घुड़सवार, किसी से लड़ने के लिए AK-47 थामे जाबाज और किसी से लड़ने के लिए टैंक। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के घुसने पर शरीर में एक खास किस्म की एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं। अगर ये कोरोना वायरस कभी आपके शरीर में घुसा है तो शरीर के अंदर वो एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हमारे खून में उसी खास तरह की एंटीबॉडीज़ तलाशता है। अगर वो एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नहीं तो फिर निगेटिव।
इसके लिए किसी लैब की या घंटों की ज़रूरत नहीं होती, न ही इसे करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। इसे आप घर बैठे एक छोटे से डिवाइस के जरिए मिनटों में कर सकते हैं। इसलिए हम RT-PCR को टेलीफोन बूथ और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को मोबाइल फ़ोन कह रहे हैं, लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है। तो अब जानते हैं क्या दिक्कत है इसमें। दरअसल बात यह है कि शरीर में वायरस घुसने के बाद एक अच्छी खासी मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनने में कुछ दिन का वक्त लगाता है, और एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो वायरस ख़त्म होने के बाद भी वो हल्की मात्रा में शरीर में रह जाता है। तो इससे टेस्ट में दो गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी को वायरस इन्फेक्शन हो और उसमें एंटीबॉडीज़ न बनी हो और तभी उसका टेस्ट ले लिया गया हो, उस केस में ये निगेटिव रिजल्ट देगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि किसी के अंदर वायरस आकर चला गया हो लेकिन उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ रह गई हों, तो उस केस में ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसलिए इसे फाइनल और अल्टीमेट टेस्ट मानने की भूल कभी मत कीजिएगा। ICMR रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ मास स्क्रीनिंग के लिए कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़े समूह में वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को चिन्हित करने के लिए। फाइनल रिजल्ट की घोषणा फिलहाल RT-PCR टेस्ट के बाद ही की जा रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि RT-PCR का ज़्यादा महंगा, संसाधन लेने वाला, धीमा मगर एक पुख्ता टेस्ट प्रोसीजर है, जबकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट सटीक न होने के बावजूद तेज़, सस्ता और जन जन तक पहुंचने वाला टेस्ट है। ICMR भारत में मरीजों को पहचानने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, करना ही पड़ेगा, और उससे ज़्यादा ज़रूरी हमें भी कुछ करना होगा। अगर कोरोना वायरस से बचना है, खुद भी, अपना परिवार भी बचाना है और अपने समाज को भी बचाना है, तो फिर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए। अपने घर पर ही रहिए। घर पे रहने से ही इस कोरोना हमले से हम बच सकते हैं और देश को भी बचा सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।